किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स की किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला का नया अध्याय, समाजवादी समाज। ये इस अध्याय की पहली और इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी है। मार्क्स की रचनाओं में कहीं भी पूंजीवाद के बाद आने वाली सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। उनसे पहले के कई लेखकों ने भावी समाज के काल्पनिक चित्र खींचे थे। अपने अपने जमाने के समाज की अधिक स्पष्ट बुराइयों को हटाकर ये लोग भावी समाज का एक धुंधला सा खाका तैयार कर देते थे। मार्क्स ने ऐसा कोई काल्पनिक चित्र नहीं खींचा, परंतु सामाजिक विकास के साधारण नियमों के आधार पर मार्क्स नए समाज की विशेषताओं को मोटे रूप में बता सके और ये भी इंगित कर सके कि वो समाज किस प्रकार विकसित होगा। शायद मार्क्स ने सबसे मार्के की बात यही बताई कि नए समाज का संगठन एकदम नई जमीन पर नहीं होगा। अतः ऐसे किसी समाज की बात सोचना व्यर्थ है जो स्वयं अपनी नींव पर उठा हो। न ही इस बात से काम चलेगा कि अधिक से अधिक अच्छी बातों को सोच लिया जाए और फिर उन्हें मिलाकर समाजवादी समाज की खिचड़ी तैयार कर दी जाए, जो बिना किसी साधन के अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा करना सर्वथा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होता और उससे जो परिणाम निकलता उसका निश्चय ही वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो सकता था। इसके विपरीत एक सचमुच का समाजवादी समाज भी पहले की सभी समाज व्यवस्थाओं की भांति ही अपने पहले की व्यवस्था के आधार पर ही उठेगा। अर्थात वो एक ऐसा समाज होगा जो अभी पूंजीवादी समाज के गर्भ से निकल रहा है और इसलिए उस पर आर्थिक, नैतिक तथा बौद्धिक प्रत्येक दृष्टि से उस पुराने समाज का चिन्ह रहेगा जिसके गर्भ से वो बाहर निकला है। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि पूंजीवादी समाज के अंदर होने वाला विकास ही समाजवाद का रास्ता तैयार करता है और इस बात की सूचना देता है कि परिवर्तन किस प्रकार का होगा। इस विकास के दौरान में उत्पादन अधिकाधिक सामाजिक होता जाता है, अर्थात हर एक चीज के बनाने में अधिकाधिक बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने लगते हैं। कारखाने बड़े से बड़े होते जाते हैं और कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की उत्पादन क्रिया एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है। अधिकाधिक लोग एक दूसरे पर निर्भर रहने लगते हैं। पुराने स्थानीय सामंती संबंधों को तो पूंजीवाद ने बहुत दिन पहले ही खत्म कर दिया था, परंतु अपने विकास के दौरान में उसने पहले से कहीं अधिक विस्तृत और नए संबंध कायम कर दिए हैं। ये संबंध इतने विस्तृत हैं कि अब प्रत्येक व्यक्ति कमोबेश पूरे समाज के भाग्य पर निर्भर करता है। पूंजीवाद की ये एक स्थायी प्रवृत्ति है, परंतु इसके साथ हम देखते हैं कि समाज की सामूहिक मेहनत से जो कुछ पैदा होता है वो समाज की संपत्ति नहीं होता, बल्कि कोई व्यक्ति या दल उसका स्वामी होता है। इसलिए समाजवादी समाज की रचना करने के लिए पहला कदम यही होना चाहिए कि समाज में जितना भी उत्पादन हो उस पर समाज का ही स्वामित्व रहे। इसका मतलब है कि उत्पादन के साधनों पर, कल कारखानों, खानों, मशीनों, जहाजों आदि पर जो पूंजीवाद के अंतर्गत चंद लोगों की निजी संपत्ति होते हैं, पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। परंतु पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिली है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती हैं कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले ले। पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है। इन कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, सिवाय इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या सूद देती है। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं। जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों को फौरन समाज अपने हाथ में ले सकता है। छोटे कारखानों की बात दूसरी है, खासकर ऐसी हालत में जब मालिक का भी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भाग हो।
जाहिर है कि बहुत से छोटे छोटे कारखानों को चलाना बहुत मुश्किल काम है। सच पूछा जाए तो मजदूर राज्य के प्रारंभिक काल में तो इस काम को असंभव ही समझना चाहिए। ऐसी हालत में इन छोटे छोटे उद्योगों को, जिनमें शहरों के उद्योग धंधे और छोटे खेत दोनों ही शामिल हैं, केंद्रीय ढंग से संचालित करने के लिए पहले काफी तैयारी करना जरूरी होगा। इस दिशा में कौन से अमली कदम उठाए जा सकते हैं? इसका आम तरीका यही है कि पहले लोगों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ये छोटे छोटे उत्पादक मिलकर पैदावार करना सीखें और उत्पादन की बीसियों छोटी छोटी इकाइयों की जगह एक बड़ी इकाई बन जाए। छोटे किसानों में ये परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में एंगल्स ने लिखा है, हमारा काम सबसे पहले ये होगा कि व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत स्वामित्व को सहयोगी उत्पादन और सहयोगी स्वामित्व में बदल दें। ये काम जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि मिसाल पेश करके और इस उद्देश्य के लिए सामाजिक सहायता पहुंचाकर ही होगा। लेनिन द्वारा कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत में उद्धृत। जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि मिसाल पेश करके और इस उद्देश्य के लिए सामाजिक सहायता पहुंचाकर परिवर्तन लाना ही समाजवादी समाज की रचना के सवाल पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल आधार है। जैसा हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं, ये सत्य है कि मार्क्स ये मानते थे कि पुराना शासक वर्ग बदली हुई परिस्थिति को चुपचाप नहीं मान लेगा, बल्कि पुरानी व्यवस्था को फिर से कायम करने के लिए जब भी संभव होगा वर्ग संघर्ष चलाएगा। इसलिए उसके हमलों का मुकाबला करने और उन्हें हराने के लिए मजदूर वर्ग को एक शक्तिशाली राज्य तंत्र की आवश्यकता होगी। परंतु नया समाज बनाने की प्रक्रिया एक आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, वो बल प्रयोग पर निर्भर नहीं करती। अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि पुराने शासक वर्ग के प्रतिरोध को नष्ट करने और अपना अधिकार कायम कर चुकने के बाद मजदूर वर्ग बड़े बड़े कारखानों, बैंकों, रेलों और उद्योग तथा व्यापार के दूसरे शिखरों पर तो कब्जा कर लेगा, पर वो समस्त उत्पादन तथा व्यापार को तुरंत अपने हाथ में नहीं लेगा और इसलिए वो क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अतः क्रांति का तात्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, न ऐसा कभी हो सकता है। उससे मजदूर वर्ग को वो ताकत जरूर मिलती है जिसका उपयोग करके वो समाजवाद की रचना कर सकता है और कई बरस बाद जाकर समाजवाद की ये रचना पूरी होती है और समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है। समाजवाद की पहली प्रधान विशेषता ये है कि उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व से निकलकर पूरे समाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। परंतु इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। बात इतनी सी ही है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होने से उत्पादन रुकता है। उसके कारण मनुष्य द्वारा निर्मित पूरी उत्पादन शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसलिए पूरे समाज के हाथ में स्वामित्व सौंपना केवल जमीन तैयार करना है। अगला कदम है उत्पादक शक्तियों के विकास की सचेतन सुनियोजित ढंग से व्यवस्था करना। ये समझना गलत है कि 1917 के रूस जैसे सिर्फ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश में ही ये विकास आवश्यक था। जब मार्क्स ने ये लिखा था कि शक्ति पर अधिकार करने के बाद मजदूर वर्ग अपने राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तेमाल सभी उत्पादक शक्तियों को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए करेगा, तब वो वास्तव में औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के बारे में ही सोच रहे थे। और यद्यपि मार्क्स के जमाने के मुकाबले में अब ये उत्पादक शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, जैसा ब्रिटेन में हुआ है, फिर भी वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए उनका जितना विकास संभव हो गया है उसकी तुलना में वे आज भी पिछड़ी हुई है और उनके इस पिछड़ेपन का कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आर्थिक संकट लगातार उत्पादन में रुकावट डालते रहते हैं। उत्पादन का उद्देश्य बाजार में बेचने के लिए माल पैदा करना होता है और पूंजीवाद के अंतर्गत बाजार चूंकि बहुत सीमित और संकुचित होता है, इसलिए उत्पादक शक्तियों का विकास भी संकुचित और सीमित रहता है। इस व्यवस्था में एकाधिकारी पूंजीपति नए यांत्रिक आविष्कारों को खरीद लेते हैं और उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होने देते। इस व्यवस्था में उत्पादन की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उसका सुनियोजित रूप से विकास होना असंभव होता है। वो समाज के अतुलित साधनों को विभिन्न गिरोहों के बीच तथा औपनिवेशिक जनगण के विरुद्ध लड़ाइयों पर खर्च करती है। ये व्यवस्था शारीरिक और मानसिक श्रम को, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आविष्कार नहीं हो पाते, इसमें अपरिमित मानव शक्ति वर्ग संघर्ष में नष्ट हो जाती है। ये व्यवस्था करोड़ों आदमियों को बेरोजगार बना देती है।
इन्हीं सब कारणों से पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादक शक्तियों का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता। इसलिए कल कारखानों और खानों, रेलों और बिजली घरों, खेती और मछली मारने के व्यवसायों का आधुनिक ढंग से पुनर्संगठन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, ताकि पहले से कहीं अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 12वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य